नमस्कार, क्या हाल चाल आप सभी का। तैयारी बढ़िया कर रहे हो ना। ठीक है। तो आज जो है हम भारत का संविधान पढ़ने वाले हैं, और संविधान भी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, बिल्कुल बेसिक। बेसिक इन द सेंस कि लाइक कितने भागों में संविधान बंटा हुआ है, कौन से भाग में मूल अधिकार है, कौन से भाग में मूल कर्तव्य है, पंचायत नगर पालिका और सहकारी सोसाइटी कौन कौन से भाग में है, इसके बाद में अधिकरण और निर्वाचन कौन कौन से भाग में है। इस तरह से मोटा मोटा अपन लोग पढ़ने वाले संविधान को आज विद जितने भी आर्टिकल्स है उनके साथ रेफरेंस में। तो ये सबसे पहले आपकी इंडेक्स है, पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, आप उसमें से देख लेना। ठीक है, तो अपन सीधा आते हैं अभी कौन से भाग में कौन से अनुच्छेद है और परीक्षा की दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले भाग एक, जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। तो आर्टिकल एक जो है वो कहता है कि संघ का नाम उसके राज्य क्षेत्र की व्याख्या करता है। फिर नंबर दो जो आर्टिकल है वो कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। ठीक है। तो सबसे पहले संघ का नाम राज्य क्षेत्र, उसके बाद में है कि नए राज्यों के प्रवेश और उनकी स्थापना की चर्चा होती है। फिर आर्टिकल तीन में आता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। ठीक है, कोई भी राज्य उसका नाम परिवर्तन करना है, सीमा को आगे पीछे करना है, उनके क्षेत्र को आगे पीछे करना, तो उस सब की बात है। ठीक है। फिर अनुच्छेद चार में आता है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तक अनुपूरक, अनुसंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद दो और अनुच्छेद तीन के अधीन बनाई गई विधियां। ठीक है। तो वो पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची के में जो भी संशोधन वगैरह होगा, तो उसके लिए जो विधियां बनाई गई आर्टिकल दो और आर्टिकल तीन में, उन सब के लिए यहाँ पे उन सबकी विधियां उनका यहाँ पे चर्चा की गई। ठीक है। उसके बाद में आता है सिटीजनशिप भाग दो में। तो आप ये लोगों की आपकी जिम्मेदारी है कि सिटीजनशिप जो है वो कौन से लाइक पार्ट में है, ये आपकी ड्यूटी बनती है। ठीक है। ठीक है। तो आर्टिकल जो पांच है उसमें है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है। तो जो जो भी लाइक सबसे पहली जो सिटीजनशिप है उसकी बात यहाँ आर्टिकल फाइव में होती है। फिर आर्टिकल सिक्स कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, कुछ व्यक्तियों के। ठीक है। फिर आर्टिकल सेवन कहता है कि भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, पाकिस्तान से भारत को, फिर दूसरा कि पाकिस्तान को जाने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिक अधिकार। ठीक है। आर्टिकल आठ क्या कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिक के अधिकार। ठीक है, भारत से बाहर रहने वाले जो नागरिक है उनके जो सिटीजन राइट्स है उनको लेकर के। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। ठीक है, किसी ने अगर किसी दूसरे देश की अगर सिटीजनशिप उसको हासिल कर लिया तो अब वो इंडिया का वो नागरिक नहीं रहेगा। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ये है आर्टिकल आपका 10 में। और आर्टिकल 11 कहता है कि संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि के द्वारा रेगुलेट करना। ठीक है, तो ऑब्वियस ये बात है, इस सबको कौन रेगुलेट करेगा, संसद ही तो करेगी। फिर आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट भाग तीन। भाग तीन में है आपके मूल अधिकार। तो सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है, फिर उसमें मूल अधिकार से असंगत या उनको अल्पीकरण करने वाली जो विधि है उनका हल्का हल्का वर्णन किया गया है। ठीक है। इसके बाद में हमारा जो पहला मूल अधिकार यानी कि समता का जो अधिकार आता है वो आता है सबसे पहले। ठीक है। जिसमें सबसे पहला आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान है। फिर आर्टिकल 15 क्या कहता है, वो ये कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते, तो उसका ये प्रतिवेद करता है। ठीक है, उसको रोकता है। जबकि आर्टिकल 16 इस बात की व्याख्या करता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, समता है, सबको सब समान है। ठीक है। और फिर अनटचेबिलिटी का अंत होता है आर्टिकल 17 में। उसके बाद में उपाधियों का अंत होता है आर्टिकल 18 में, कि आप अपने नाम के आगे ये नहीं कि मैं हूँ महाराजा फलाना फलाना सिंह फ्रॉम लाइक किसी भी जगह से। ठीक है, तो वो सबका नहीं। ठीक है। आप जगह जगह पे अपना नाम के आगे पद्म श्री, ये श्री वो श्री लगा के नहीं घूम सकते खुद से स्वेच्छा से। ठीक है, तो उन सबका अंत है यहाँ पे। फिर है स्वतंत्र अधिकार की बात होती है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 14 से 18 तक है आपका समानता का अधिकार। फिर स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22, जो किस बात की व्याख्या करता है। देखिए कि आर्टिकल 19 में क्या है कि बोलने की अभिव्यक्ति के, ठीक है, बोलने का अधिकार जो है आपको, वाक स्वतंत्रता आदि विषयों पे कुछ अधिकारों का संरक्षण होता है। आर्टिकल 20 आपको दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। जबकि आर्टिकल 21 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइफ का जो आपका राइट है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है, वो आर्टिकल 21 में आता है। जबकि आर्टिकल 21 में ही जोड़ा गया था बाद में शिक्षा का अधिकार। अब आपकी ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी जो यहाँ पे ये बनती है, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ये कर्तव्य बनता है कि जाओ और देखो और गूगल करो कि आर्टिकल 21 क्या जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है। देन कुछ दशाओं में गरीबी और निरोध संरक्षण की अगर बात होती है, वो है आर्टिकल 22 में आपकी। ठीक है। इसके बाद में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। अगर इसकी बात की जाए
तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्सर्म का जो प्रतिषेध आर्टिकल 23 में होता है, जबकि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का जो प्रतिषेध है वो आर्टिकल 24 में होता है। ठीक है, इतना ठीक है। यानी जो मानव का दुर्व्यापार, आप बेचना और उनको खरीदना और बलात्सर्म, वो होगा आर्टिकल, उसका निषेध होगा आर्टिकल 23 में। और कारखानों में जो बालकों के नियोजन का जो लेकर के जो इतने प्रतिशत है उसका वर्णन किसमें, आर्टिकल 24 में। फिर आता है धर्म की स्वतंत्रता, जो है आर्टिकल 25 से 30 तक। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो सबसे पहले 25 में अंतःकरण के और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, वो है आर्टिकल 26 में। जबकि 27 आर्टिकल, जो 27 वो ये कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, टैक्सेशन के बारे में स्वतंत्रता, तो याद रखोगे ये आर्टिकल 27 में है। फिर आर्टिकल 28 कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, जैसे मदरसा वगैरह होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जितने भी माइनॉरिटीज वाले हैं उनके हितों का संरक्षण धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। जबकि आर्टिकल 30 क्या कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो है अधिकार है, ये उसकी व्याख्या करता है कौन, आर्टिकल 30। आर्टिकल 31 को हटा दिया गया। इसके बाद में कुछ विधियों की व्यावर्ती है, अगर बात करें यहाँ पे आर्टिकल 31 में, तो संपदावादी के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावर्ती। फिर ख में है, 31 ख में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 31 ग में है कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावर्ती। ठीक है, तो 31 ग वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप सीधा असंवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो आप लोगों को ये तो मालूम होगा ना कि अ, एक होता है संविधान की आत्मा, एक होता है संविधान का हृदय। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान का हृदय कौन से फंडामेंटल राइट्स को कहा था, ये मुझे आप कमेंट करके बताना। आर्टिकल 32 कहता है कि इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार, ये आपके जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लाइक प्रिजर्व करता है, उनको लाइक सेफ्टी प्रदान करता है। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या निरस्त हो गया। 33 जो है इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलवादी को लागू करने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। ये बहुत ही टिपिकल सी लैंग्वेज है, यूपीएससी से पूछ सकती है, तो उसके रेफरेंस में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कुछ नहीं है। इसलिए मैं इसी लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, बाकी ऐसा कोई पर्पज नहीं है कि आसान भाषा में, क्योंकि आसान भाषा में आप लोगों को अच्छे से पता है कि 33 में क्या है। बट इस लैंग्वेज को थोड़ा सा याद रखो, कभी कभी पूछ लेती है यूपीएससी। 34 कहता है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि यानी कि सेना का कानून है वहां पर, मतलब सेना ही वहां पर सर्वोपरि, तब इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन हो जाता है। तो क्या आर्टिकल 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए विधान जो कानून है वो आर्टिकल 35 में है। ठीक है, इसके बाद में भाग 4 में आता है आपका डीपीएसपी। डीपीएसपी के यहाँ पे अगर बात की जाए तो सबसे पहले 36 आर्टिकल 36 में है डेफिनेशन, 37 में है इसको लागू करने की बात होती है। 38 में क्या होता है कि राज्य लोक कल्याण की विवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। ठीक है, राज्य, ये राज्य की जिम्मेदारी होगी। फिर 39 कहता है कि राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है। ठीक है, यानी कि जैसे सम्मान, न्याय, निःशुल्क, विधि तत्व आदि। ठीक है, तो सम्मान, न्याय, निःशुल्क, विधिक तत्व ये आर्टिकल 39 कै में है। जबकि 40 बात करता है ग्राम पंचायतों की, और 41 वन जो बात करता है वो लाइक कुछ मतलब ऐसी दशाओं में काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लाइक कोई भी कहाँ पे किसी भी फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहा है तो कम से कम कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का उनको वहां पे अधिकार है। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे लाइक पर्टिकुलर इन लोगों को रोजगार मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर 42 इस बात की व्याख्या करता है कि चूंकि काम यहाँ पे मिल गया तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा जो गर्भाधारण जो महिलाएं हैं, जो जिनको डिलीवरी होना है, प्रसूति सहायता संबंधी उनके अधिकार होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी महिला को बच्चा होने वाला है और उससे बोला गया कि नहीं तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा, तो उन सब के संबंध में यहाँ पे डीपीएसपी जो है इन सब की व्याख्या करता है। फिर 43 कहता है कि कर्मकारों के निर्वाह के लिए जो मजदूरी आदि की बात आर्टिकल 43 में है। 43 क्या कहता है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेना। और 43 ख कहता है सहकारी समितियों की बात करता है। फिर आर्टिकल 44 आपको पता ही है यूसीसी की बात करता है। ठीक है, फिर 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा वगैरह की बात 45 में होती है। एससी एसटी और इन सबके जब जब भी कहीं बात आई तो वो 46 में होगा। और इनकी शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विवर्धी आर्टिकल 46 में है। 47 में पोषाहार संबंधी बात होगी, जबकि 48 में कृषि की बात होगी। या आपको मैं बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाना अपने को। ठीक है, 48 के कृषि और पशुपालन की बात होगी तो इसी से लिंक करता हुआ 48 के पर्यावरण से संबंधित है, उसका संरक्षण और संवर्धन करना। देन है 49 जिसमें है राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक स्थान और जो वस्तु है उनका संरक्षण करना। और 50 की इस बात की व्याख्या करता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। ठीक है, पावर ऑफ सेपरेशन,
है ना, सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसकी बात करता है। 51 है अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात करता है। मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, फिर अगर बात की जाए कार्यपालिका की, जो है भाग 5 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो सबसे पहले 52 में आते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, 44 में इनके निर्वाचन की जो प्रोसेस होती है वो सब चीजें हैं। पदावधि वगैरह 46 के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, फिर कुछ शर्तें वगैरह होंगी राष्ट्रपति के पद के लिए, तो वो किसमें है, 59 में। मैं जो इंपॉर्टेंट है उसी की बात कर रहा हूँ। फिर 59 के बाद 59 में क्योंकि ये हो गया ना कि राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ शर्तें होंगी, तो 60 में क्या होगा कि इनकी ओथ जो होगी उसकी बात की जाएगी। फिर महाभियोग, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है महाभियोग, आर्टिकल 61 में है महाभियोग। ठीक है, फिर आइए आगे, भारत का उपराष्ट्रपति, उसका वर्णन जहाँ पे किया गया है वो है 63 के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, फिर निर्वाचन होगा 66 में उपराष्ट्रपति का, और वाइस प्रेसिडेंट की जो पदावधि होगी वो 67 में होगी। ठीक है, और ओथ वगैरह 69 में होगी। अपन ने यहाँ पे जो राष्ट्रपति जो ओथ लेंगे, ओथ कौन से आर्टिकल में लेंगे, 60 में लेंगे, जबकि उपराष्ट्रपति वो 69 नंबर आर्टिकल है उसके माध्यम से ओथ लेते हैं वो। ठीक है, फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कुछ विषय है या उनकी सबकी बात हो रही है। आर्टिकल 72 कहता है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन और परिहार या लघुकरण की जो राष्ट्रपति की शक्ति है उसकी यहाँ पे बात हो रही थी। निलंबन, परिहार और लघुकरण, यानी शक्ति को कम करना, खत्म करना, उनको उनका स्वरूप बदलना, कि ये वाली जैसे लाइक किसी को मृत्युदंड मिला हो तो उसको लाइक वो क्या बोलते हैं, उसको उम्र कैद में बदलना, उन सब की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, फिर आगे बात हो रही है मंत्रिपरिषद की, जो की है 74 में, कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और फिर उसके बाद में 75 में क्या है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपमत है। भारत का जो अटॉर्नी जनरल है उसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 76 में। ठीक है, देन भारत सरकार के कार्य संचालन वगैरह की बात हो रही है तो 77 78 में ये चलेगा। ठीक है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रबंध के संबंध में प्रधानमंत्री के जो कुछ कर्तव्य होंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है पार्लियामेंट। तो 79 में है पार्लियामेंट। सबसे पहले 79 में कौन है, पार्लियामेंट। फिर 80 में कौन है, राज्यसभा। फिर 81 में कौन है, लोकसभा। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखोगे। ठीक है, देन उसके बाद में दोनों सदनों की अवधि कितनी कितनी होंगी, 83 के अंतर्गत स्थित है। फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट है कि संसद की जो स्तरावसन और विघटन 85 में स्थित है। फिर है राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण है वो 87 में आता है। देन राज्यसभा का जो सभापति और उपसभापति होते हैं उनका 89 में वर्णन किया गया, जबकि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, इन सबकी बात होती है आर्टिकल 90 में। ठीक है, इजी। देन आइए आगे, यहाँ पे 93 देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उसकी व्याख्या कहाँ पे की जाती है, वर्णन कहाँ पे होता है, 93 में। फिर संसद का एक अपना सचिवालय होगा। ठीक है, तो उसका 98 में वर्णन किया गया, जबकि 97 में जो वेतन भत्ते की बात की गई, सभापति और उपसभापति के, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो वेतन भत्ते होंगे उनकी बात की गई है। 99 की अगर यहाँ पे बात करें तो सदस्यों के द्वारा शपथ, और जो लोकसभा के राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी जो शपथ और जो उनके जो प्रतिज्ञान है वो 99 में है। ठीक है, फिर आर्टिकल 103 जो है वो सदस्य, मतलब कोई भी सदस्य है और उसकी लाइक सदस्यता अभी लाइक वो उसके योग्य है कि नहीं योग्य है, तो क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन की जब भी बात होती है वो आर्टिकल 103 में होती है। सदस्यों के वेतन भत्ते आर्टिकल 106 में है। ठीक है, इसके बाद में आता है कुछ दशाओं में दोनों सदनों में विशेष सॉरी दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो आर्टिकल 108 में होती है। फिर आता है आपका धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। फिर 110 में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है धन विधेयक की। फिर विधेयकों पर अनुमति की बात होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बजट होता है, बजट वर्ड का वर्णन नहीं किया गया, जबकि इनडायरेक्टली बजट ही होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण विवरण वो 100 आर्टिकल 112 में आता है। ठीक है, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान जो है वो 116 में आता है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध की बात होती है आर्टिकल 117 में। ठीक है, फिर अगर आगे आए अपन तो फिर उसमें लाइक संसद में कौन सी भाषा का यूज करना है, तो वो आर्टिकल 120 में है। फिर राष्ट्रपति की कुछ विधायी शक्तियां होंगी, तो आर्टिकल 123 क्या कहता है, 1 2 3 संसद का जो विश्रांति काल में अध्यादेश की बात कहाँ होगी, 123 में। फिर इसके बाद में आता है हमारी जुडिशरी, तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात होती है। फिर उनके वेतन भत्तों की बात होती है 125 में। फिर जो एड हॉक जो जितने भी न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति की बात होती है 127 में। ठीक है, देन आरंभिक अधिकारिता जो है सुप्रीम कोर्ट की, वो एक आर्टिकल 130 में है। ठीक है, उसके बाद में 134 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए प्रमाण पत्र की यह बात करता है। ठीक है, देन आगे आइए कि कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया गया, तो ठीक है, आर्टिकल 139 में इसका वर्णन किया गया। ठीक है, फिर कुछ राष्ट्रपति की सॉरी उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियां होती है जो आर्टिकल 140 में स्थित है। फिर उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो है 140
143। जबकि न्यायालय के जो नियम होते हैं वो है 145 में। कहा है 145 में। एक सेकंड बस। हो रहा है आपको, उसके लिए सॉरी, माफी चाहूंगा। ठीक है। देन अगर आगे बात की जाए तो भारत का जो सीएजी होगा वो होगा आर्टिकल 148 में। ये आप सबको पता अच्छे से। 149 में इनकी शक्तियां, कार्य और कर्तव्य वगैरह होंगे। संघ और राज्य के जो लेखाओं का जो प्रारूप होगा वो होगा 150 में। ठीक है। इसके बाद में 152 यानी कि 152 जो है वो उसमें परिभाषा लिखी गई है राज्य वगैरह की। ठीक है। इसके बाद में देखिए सबसे पहले आते हैं राज्यपाल, क्योंकि यहाँ पे अब स्टेट शुरू हो गया। ठीक है। यहाँ पे कौन शुरू हो गया? स्टेट। भाग 6 में स्टेट शुरू हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आर्टिकल 153 जो है उसमें राज्यपाल आते हैं। देन उसके बाद में उनकी कार्यपालिका शक्ति 154 में आती है। 155 में इनकी नियुक्ति संबंधी प्रावधान होते हैं। ठीक है। 156 में इनकी पदावधि की बात की जाती है। जो ओथ है वो 159 यानी 159 में लेते हैं। ठीक है। फिर है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 162 में होता है। फिर थोड़ा अगर आगे चले तो 163 में आता है मंत्रिपरिषद। ठीक है, कि राज्यपाल को सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, उसका मुखिया कौन होगा? आपका मुख्यमंत्री होगा। ठीक है। महाधिवक्ता की अगर बात की जाए तो 165 में राज्य का महाधिवक्ता आता है। ठीक है। राज्य का जो महाधिवक्ता 165 में आता है। फिर उसके बाद में अगर बात की जाए तो राज्य के कार्य का संचालन, सरकार के जो कार्य का संचालन 166 में होता है। फिर जो विधानमंडल होता है ना उसकी बात की जाती है 168 में, जबकि जो विधान परिषद होगी उसकी बात की जाती है 169 के अंतर्गत। ठीक है। फिर विधानसभाओं की संरचना की बात की जाए तो 170 में, विधान परिषद 171 में। ठीक है। तो विधान परिषद हमेशा बाद में रहेगी विधानसभा की। उसके बाद में अगर थोड़ा सा अगर आप आगे आए तो 176 में क्या होता है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है। ये आप याद रखोगे अच्छे से। ठीक है। देन इसके बाद में 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की यहाँ पे बात होती है, इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, इन सब की बात होती है 179 में। ठीक है। उसके बाद में विधान परिषद की बात हो रही है तो उसका जो सभापति उपसभापति जो है वो 182 में है, जबकि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस में आते हैं? 178 में आते हैं। ठीक है। उसके बाद में आइए थोड़ा सा आगे, जो राज्य का जो विधानमंडल का जो सचिवालय होगा वो होगा आपका 187 187 में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सदस्यों के द्वारा शपथ, ओथ और प्रतिज्ञान वगैरह 188 में ली जाते हैं। ठीक है। फिर सदस्यों की निर्भरताएं, तो वहां पे तो 103 में बात हो रही थी संसद के मामले में। तो यहाँ पे जो सदस्यों की निर्भरताएं हैं वो 191 में होती है। ठीक है। फिर इसमें एक चीज आप ये भी देखते हो ना, 89 वाला रूल डालते हो क्या? जैसे कि कोई चीज लाइक जैसे राष्ट्रपति अगर 53 में है तो जनरली आप अगर इसमें 89 जोड़ोगे तो 89 वाला रूल होता है क्या? तो लाइक अगर इसमें 89 वगैरह जोड़ोगे तो उसमें क्या कि फिर वो स्टेट की चीजें शुरू हो जाती है, ऐसा वाला जो रूल होता है। मैं भी एग्जैक्ट इसमें भूल रहा हूँ। एक सेकंड देखते हैं अपन करके वो। वैसे जानते ही होंगे ना आप। तो जैसे होता क्या है इसमें, जैसे संसद 79 होता है ना, तो उसमें 89 जोड़ोगे अगर आप तो 9 9 18 8 17 16 168। तो 100 जैसे संसद जहाँ 168 में होता है, जहाँ ये सॉरी संसद जो 100 सॉरी 79 में है, तो उसमें अगर 89 जोड़ दोगे तो 168 में क्या होगा आपका? विधानमंडल आ जाएगा। यानी कि जो सेंटर में जो काम संसद का होगा वही काम स्टेट में विधानमंडल का होगा। ठीक है। तो उन्हीं सब चीजों की यहाँ पे तो बात होती है। तो 79 में 89 जोड़ने पर जो सेंटर का होगा उसमें अगर आप 89 जोड़ दोगे तो स्टेट का आपके पास आ जाएगा। ठीक है। जो भी आर्टिकल वगैरह है, तो ये वाला थोड़ा देख लेना इसमें। इसके बाद में अगर बात की जाए तो संसद के वेतन, सॉरी विधानमंडल के जो सदस्यों के जो वेतन भत्ते हैं वो 195 में आते हैं। देन आगे अगर बात की जाए तो विधायी प्रक्रिया वगैरह की बात है तो यहाँ पर 199 में धन विधेयक की परिभाषा है। विधेयक पर अनुमति 200 में आता है। ठीक है। फिर वास्तविक वित्तीय विवरण 202 में आता है। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से याद रखोगे। फिर विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक जो है वो आपका 204 में आता है। ठीक है। किसमें? 204 में, राज्य के संबंध में अगर बात की जाए तो। फिर उसके बाद में अगर बात की जाए तो यहाँ पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट अभी नहीं लग रहा मुझे।
फिर इसके बाद में देखें कि जो राज्य का जो हाई कोर्ट होगा, तो 214 में राज्य का हाई कोर्ट होता है, 214 में, आर्टिकल 214 में राज्य का हाई कोर्ट होगा। फिर उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये 215 में है। उच्च न्यायालय का गठन, ये इस सब की व्याख्या होती है 216 के अंतर्गत स्थित है। फिर इनके जो जस्टिस होंगे, उनकी नियुक्ति और पद की शर्तें वगैरह होंगी 217 में। ओथ इनको दिलाई जाएगी आर्टिकल 219 में। ठीक है, आप पीछे पीछे मेरे साथ याद करते रहिए। देन उसके बाद में अगर इसकी बात की जाए न्यायाधीशों के वेतन की, तो है आर्टिकल 221 में। ठीक है, तो ये स्टेट पीछे में कई बार क्या है कि मिलान करने वाली चीजें हैं वो आ जाती है, तो आप उसको उस हिसाब से देख लोगे। देन अगर आगे बात की जाए तो कुछ रेट निकालने की जो इनकी शक्ति होती है 226 में होती है, किसकी, हाई कोर्ट की रेट की। रेट की शक्ति किसमें होती है इनकी, आर्टिकल 226 में। ठीक है, इसके बाद में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की, सुप्रीम कोर्ट सॉरी हाई कोर्ट की जो शक्ति 227 में होती है। और फिर उसके बाद में 231 ये कहता है कि दो या दो से अधिक जो राज्य हैं उनके लिए एक सुप्रीम कोर्ट सॉरी हाई कोर्ट हो सकता है, एक हाई कोर्ट उनमें हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में अधीनस्थ न्यायालयों की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं वो आर्टिकल 233 में है। तो अगर आ जाए कि क्या जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का ऐसा कोई प्रावधान क्या भारत के संविधान में है, तो हाँ बिल्कुल ऐसा गिवन है। ठीक है, फिर अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की अगर बात की जाए तो 235 में इनका वर्णन है। ठीक है, उसके बाद में आइए आगे, तो कुछ संघ राज्य जो यूटीज जो होती हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी जो होती है 239 में उनका प्रशासन की बात की गई है। फिर दिल्ली के संबंध में वो विशेष उपमंड की बात है, 239 डबल कै यानी कै में इसकी बात की गई है। ठीक है, देन इसके बाद में कुछ संघ राज्यों के लिए विनियम बनाने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो 240 में। तो मेरे कहने और यहाँ ये वीडियो बनाने का भाव केवल यही है कि 239 से अगर 240 के बीच में अगर कहीं यूटी की बात हो रही है, तो ये आपको उस समय जब एग्जाम हॉल में बैठे हो तब आपको मालूम होना चाहिए। आर्टिकल 243 में आपको पता है कि पंचायतें आना शुरू हो जाती है, पंचायती राज व्यवस्था शुरू हो जाती है। सबसे पहले ग्राम सभा आती है, फिर पंचायतों का गठन आता है, फिर उनकी संरचना आती है, फिर आरक्षण आता है, फिर उनकी अवधि आती है, उनकी योग्यताओं की बात होती है, फिर शक्तियों की बात होती है। ठीक है, तो ये क्या गए अड़ा, तो ये ABCD के हिसाब से होते हैं। अभी मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ तक तो बोल दूँ, उसके बाद में मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि लाइक वो पर्टिकुलर ABCD से शुरू करते कंटिन्यूसली चलते हैं क्या। ठीक है, तो ये थोड़ा आप देख लेना उस हिसाब से। बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस शुरू की तीन चार यही इंपॉर्टेंट है आपके। फिर आर्टिकल 243 तय, अगर मैं इसको ABCD से करूँ, ABCD पी, तो उस हिसाब से तो 243 जो है यहाँ पे, ये इसका नगर पालिका अधिकार है। बट आप इसको ऐसा याद मत करना, आप अभी इसको सिर्फ 243 तय से ही याद रखो, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही आने वाला है। तो कुल मिला के कहने का भाव ये है कि 243 में ही आपका पंचायती राज है, फिर नगर पालिकाएं होंगी आपकी, और फिर उसके बाद में किसका बात होती है यहीं पे, सहकारी समितियों की बात होती है। इतना डिटेल में नहीं जाया जाएगा, बट आपको सिर्फ 243 याद रखना है। और यहाँ पे क्या याद रखना है कि सबसे पहले हमारे पास पंचायत थी, ठीक है, फिर उसके बाद में नगर पालिका थी, और उसके बाद में कौन थी, सहकारी समितियां थी। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखोगे। फिर उसके बाद में अगर बात की जाए तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 244 में इनका प्रशासन की बात की गई है। ठीक है, फिर अगर विधायी संबंधों की बात की, संघ और राज्य के बीच में विधायी शक्तियों के वितरण की अगर बात की जाए, तो संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा कुछ विधियों का यहाँ पे विस्तार किया गया 245 में। ठीक है, अवशिष्ट विधायी शक्तियां 248 में स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर आगे बात की जाए तो यहाँ पे इतना सब इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार इसको छोड़ दो। अंतरराष्ट्रीय करार को प्रभावी करने इन सबके लिए 253 आर्टिकल 253 है। ठीक है, उसके बाद में आइए आगे सीधा पे जो प्रशासनिक जो संबंध है इनकी अगर बात की जाए, तो राज्य की और संघ की जो बाध्यता होती है उसकी बात 256 में की गई है। सिर्फ इतना याद रखो अभी एक बार। देन जो अंतर्राज्यीय की जो नदी और जो नदी जल संबंधी जो विवाद है उन सबकी जो है कहाँ पे 200 आर्टिकल 262 में यहाँ पे बात की गई। जो अंतर्राज्यीय जो इंटरस्टेट जो काउंसिल होगी उसकी बात कहाँ की जाएगी, आर्टिकल 263 में। तो एक होता है अंतर्राज्यीय परिषद, एक होता है आपका क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, तो इसका जो चीफ होता है वो होता है PM, और क्षेत्रीय परिषद का कौन होता है, होम मिनिस्टर। ठीक है, देन आगे अगर वित्त की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ठीक है, जो आकस्मिक निधि विता निधि वगैरह 267 के अंदर 267 के अंतर्गत होगी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में अगर आगे बात की जाए यहाँ पर, तो ये सब इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। सीधा फाइनेंस कमीशन देखो 280 में आता है, फिर फाइनेंस कमीशन की सिफारिश 281 में आएगी। ठीक है, फिर 282 कहेगा कि राज्य संघ या राज्य के द्वारा अपने राजस्व से किया जाने वाला व्यय, जिसका मतलब पैसे के लेन देन वगैरह की बात होगी। तो पहले 110 आर्टिकल मनी बिल वहां पे आया था, तब वो बात हुई थी। अब इसके बाद में फाइनेंस जो कमीशन आ गया, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ कहीं बात हो रही थी इनकी। ठीक है, इन्हीं आर्टिकल के आसपास 280 के आसपास। ठीक है, इतना याद रखोगे। देन भारत सरकार द्वारा उधार खुद लेती है तो 292 में, और राज्य द्वारा उधार लिया जाता है वो होता है 293 में। ठीक है, फिर आइए आगे आगे अगर बात की जाए यहाँ पे,
तो फिर संपत्ति का अधिकार है वो 300 के अंतर्गत अब शामिल कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इतना सभी इंपॉर्टेंट है नहीं, तो अपन इसको नहीं पढ़ने वाले हैं अभी। और इसके बाद में सीधा ही आप आगे आइए, ठीक है। तो भारतीय जो अखिल सेवाएं हैं, वो जैसे IAS IPS जो बनते हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, वो 312 से शुरू हो जाती है। राज्यसभा का इसमें पूरा अधिकार होता है, ठीक है। उसके बाद में जो लोक सेवा UPSC जो है उसका 315 में वर्णन है। इसके बाद में सदस्यों की नियुक्ति वगैरह की बात होती है 316 में। और लोकसभा के सदस्य को हटाया जाना है, उनको निलंबित करना आर्टिकल 317 में है। आयोग के सदस्यों कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में रेगुलेशन बनाने की शक्ति 318 में है, ठीक है। तो ये सब चलेगा यहाँ पे। फिर प्रतिवेदन वगैरह है, लोकसभा आयोग का जो प्रतिवेदन वगैरह होगा राष्ट्रपति के सामने होता है जैसे, तो वो सब कहाँ होगा, 323 में होगा। 322 में इनका व्यय की बात की जाएगी। फिर ठीक है, जो प्रशासनिक अधिकरण, जो प्रशासनिक जो ट्रिब्यूनल जो है, वो 323 कै में इनका वर्णन किया गया है, ठीक है। इसके बाद में आइए आगे, निर्वाचन की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो 324 से यहाँ पे शुरू हो जाता है आपका निर्वाचन का निरीक्षण नियंत्रण करने के लिए आयोग होगा एक, ठीक है। 324 हो गया। देन यहाँ पे अब ये इनकी सबकी चलती है, आयोग की कुछ शक्तियां वगैरह जो चलेंगी आगे, ठीक है। उतना डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। फिर कुछ वर्गों के विशेष के संबंध में विशेष उपबंध भाग 16 में स्थित है। आप ये भी याद रखो कि भाग 15 में क्या स्थित है, 324, आर्टिकल 324। और भाग 14 में ही UPSC स्थित है, ठीक है। फिर लोकसभा में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के स्थान का जो आरक्षण आर्टिकल 320 में इनका वर्णन किया गया है, ठीक है। जो ये 331 अंगल भारतीय समुदाय का ये जो हटाई दिया गया है अभी, ठीक है। इसके बाद में अगर आगे बात की जाए यहाँ पर, तो SC के लिए एक जो कमीशन रहेगा 338 में रहेगा, और जो ST के लिए 338 कै में एक राष्ट्रीय आयोग रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण 339 में होगा। 340 में पिछड़ों की दिशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति होगी, ठीक है, यानी OBC होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पिछड़ों की दिशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग होगा, ठीक है, कमीशन होगा एक, ठीक है। तो होगा OBC कमीशन होगा, SC कमीशन 338, और 338 कै में ST कमीशन। फिर अनुसूचित अनुसूचित जातियां जो होंगी, वो होंगी आपकी 341 में, और अनुसूचित जनजातियां वो होंगी 342 में, ठीक है। राजभाषा की अगर बात की जाए, तो 343 में राजभाषा की बात होगी। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की जो समिति होगी वो होगी 344 में, ठीक है। प्रादेशिक जो राज्य की जो भाषाएं होंगी वो 345 में उनका वर्णन किया गया है। तो अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि भाग 17 और भाग 17 में ही क्या है कि राजभाषा और प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन है। तो आप 343, 346, 347 के आसपास ही घूमोगे ना, उससे बाहर नहीं जाओगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, हाई कोर्ट में जो भाषाएं जो यूज होगी वो 348 में उनका वर्णन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में 350 में क्या है कि ये जो भाषा का वर्णन यहाँ पे किया गया, व्यथा के निवारण अभिवादन में प्रयोग की जाने वाली भाषा है वो 350 में होगी, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सीधा 352 में है आपातकाल आपका, ठीक है। इसके बाद में 356 जो है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर आपातकाल की मतलब राज्य में जो आपातकाल लगता है उसका, ये राष्ट्रीय आपातकाल हो गया 352 में, ठीक है। और ये राष्ट्रपति शासन वाली बात हो गई राज्य में। और 360 में होगा वित्तीय आपातकाल होगा, ठीक है। तो 352 से 355 तक क्या हुआ कि आपात उद्घोषणा का प्रभाव है उसकी बात होगी। 355 में बाह्य आक्रमण आंतरिक शांति से राज्य की सुरक्षा के लिए संघ का जो कर्तव्य होगा उसकी बात होगी। फिर राज्य वगैरह की बात होगी, जहाँ पे संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपातकाल लगा दिया जाता है। तो 356 के दिन की गई उद्घोषणा के दिन विधायी शक्तियों का जो प्रयोग है 357 के तहत, और 358 के तहत क्या होगा, अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन वगैरह की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें चलेंगी। उसके बाद में जो 368 है उसमें संविधान संशोधन की बात होती है। तो यही तक मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है। तो संविधान संशोधन की संसद की शक्ति उसकी प्रक्रिया 368 में आती है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो सही है, जैसे कि अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध की बात होती है। तो 369 में राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संस्कृति इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मानवीय संवर्ती सूची के विषय हो। फिर यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा हुआ ना 371 में महाराष्ट्र गुजरात के संबंध में भी कुछ विशेष उपबंध है। फिर 71 कै में नागालैंड, फिर असम, मणिपुर, आंध्रा, आंध्रा में फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, फिर सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये वाली सीक्वेंस अक्सर क्या होती है कि स्टेट पीसीस वाले पूछ लेते हैं। 371 झ यानी गोवा, फिर कर्नाटक, तो इन सब की बात होती है। तो एक थोड़ा सा आप अलग से इसको देख लेना यार, ठीक है। तो अंग्रेजी वाला थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी आप इसमें ना ये सीक्वेंस जो वो अच्छे से याद रखना कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर आएगा, फिर महाराष्ट्र, नागालैंड, फिर असम, मणिपुर, फिर दोबारा आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, और देन कर्नाटक आपका, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखोगे। तो इन सब की यहाँ पे बात हो रही है। तो बाकी अपने इतना डिटेल में जाएंगे नहीं। आर्टिकल 22 आ जाता है जिसमें संक्षिप्त नाम, भाषा, हिंदी भाषा, इन सब की बात हो रही है, ठीक है। तो अपन इन सब के बारे में इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ अनुसूचियां दी गई है अब आगे उन अनुसूचियों को देख लेते हैं और फिर
वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो अपन वीडियो खींचेंगे नहीं लंबी। इतना ही अभी आज पढ़ेंगे। पहली अनुसूची कहती है कि राज्य और राजसंघ क्षेत्र होगी। दूसरी अनुसूची में राज्य और राष्ट्रपति और राज्यपाल है उनके बारे में इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय का और जो और उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में, सीएजी के बारे में उपबंध है अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 इस बात की व्याख्या करती है कि ये ओथ कैसे लेंगे ऊपर वाले जितने भी हैं। चौथी अनुसूची की बात की जाए तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन होगा। ठीक है, तो नंबर 3 ओथ, नंबर 4 है राज्यसभा स्थान, नंबर 5वीं है अनुसूची आपकी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रक के रूप में। 6 में बात होती है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों के नाम याद रखोगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एम में त्रिमी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम हो गया, मिजोरम। ठीक है, फिर 7वीं अनुसूची की अगर बात की जाए तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है वो 7वीं अनुसूची में आएगी। फिर 8वीं अनुसूची में भाषाएं आएंगी। 9वीं अनुसूची में क्या हुआ आपको पता ही है, क्लैंड रिफॉर्म वगैरह वो इसी में आते हैं। और लाइक इसमें अगर किसी को डाल दिया, किसी चीज को, विषय को डाल दिया तो उसमें फिर चेंज करना मुश्किल होता है, वो सब बातें। 10वीं अनुसूची आपको दल बदल वाला पता ही है। देन 11वीं अनुसूची है पंचायतों की शक्तियां, विस्तार और उत्तरदायित्व। 12वीं अनुसूची है नगर पालिका आदि की शक्ति जो है उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले पंचायत आएगा। ठीक है, फिर आपका नगर पालिका आएगा। ठीक है, 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार के बारे में है। 9वीं अनुसूची आपकी कुछ जो अधिनियम और विनियमों को विधि मान्यकरण के बारे में है। 8वीं में भाषा आती है। 7वीं में सूचियां आती हैं। 6वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आते हैं। 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र जनजातियों के लिए प्रशासन की बात होती है। 4थी में राज्यसभा की सीटें। 3री अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञा। नंबर 2 में राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, सीएजी, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, इन सबकी बात होती है। और राज्य के विधान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति के बारे में बंद होते हैं। पहली जो अनुसूची होती है उसमें राज्य संक्षेत्र है। ठीक है, ये मोटी मोटी अनुसूचियों के बारे में मैंने बता दिया जैसे तैसे करके। और थोड़ा सा जल्दी बोल दिया मैंने तो उससे इसके लिए माफी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार। ठीक है, देन यहाँ पे लाइक इसको और देख लेते हैं, प्रियम्बल को। प्रियम्बल पे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो जो हम ये प्रियम्बल है वैसे तो याद होनी चाहिए, पर देख लो इसको थोड़ा। तो इसमें लिखा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपने विधानसभा में 26 जनवरी 1949 को ये मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मर्पित करते हैं। तो यहाँ पे एक जगह पे लिखा गया ये नंबर 1, यहाँ पे ये देखिए नंबर 1 लिखा गया ये रहा। ठीक है, ये क्यों लिखा गया है? ये लिखा गया है कि संविधान जो 42वां संविधान संशोधन 1976 की जो धारा 2 के द्वारा इसमें क्या हुआ कि जो प्रमुख संपन्न लोकतंत्रात्मक जो गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है, बाद में ऐड किया गया है ना समाजवादी वगैरह। फिर जो नंबर 2 है आपका यहाँ पे राष्ट्र की एकता और अखंडता वाला, जो इसमें क्या लिखा गया कि जो 42वां संविधान संशोधन था, तो यहाँ पे राष्ट्र की एकता की के जगह एकता और अखंडता यानी दोनों लिखी है इन्होंने। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद में तो ठीक है, मतलब इन्हीं सब की बात की गई है। तो अपन अभी इसमें डिटेल में जाएंगे नहीं। यहाँ पे भारत का संविधान 1950, उसके बाद में भाग 1 से ये डिटेल में जाना शुरू हो गया। तो ये पूरी पीडीएफ आज इसी बात पे थी कि अपन लोग मिलकर के मोटा मोटा इसका रिवाइज कर लें, आप और मैं मिलकर के, तो कम से कम एक रफ आइडिया हो जाए हम सभी को कि भाई कौन सा आर्टिकल कौन सी किस जगह पर है और किस आर्टिकल के आसपास हमको घूमना है। ऐसा ना हो कि मैं सीएजी की बात करनी और मैं आर्टिकल 200 में घूम रहा हूँ, नहीं ना, तो ऐसे अपने को नहीं करना है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।